ये मूवी अगर आपको हिंदी में और फुल एचडी में देखना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्रिसमस की शाम डैन के घर में क्रिसमस पार्टी हो रही है और डैन अपनी बीवी और बेटी के साथ लाइव फुटबॉल मैच देख रहा है। और इसी लाइव फुटबॉल मैच के बीच अचानक एक वार्म होल ओपन हो जाता है और उस वार्म होल से कुछ लोग बाहर आते हैं जो ये कहते हैं कि वो लोग फ्यूचर से हैं और आज से करीब 30 साल बाद एलियंस के खिलाफ एक जंग होगी जिसमें आधे से ज़्यादा इंसान ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए वो लोग पास्ट में आए हैं अपने पूर्वजों से मदद मांगने। इसके बाद 12 महीने बीत जाते हैं जिसमें न्यूज़ में हमें ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया के सरकार अब एक साथ आ चुके हैं और हर हफ्ते हर एक सिविलियन को फ्यूचर में भेजा जाता है एलियंस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। लेकिन उस जंग में ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं और इस वजह से प्रेजेंट टाइमलाइन के लोग बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डैन अपनी स्कूल में बच्चों की साइंस क्लास ले रहा है और एक बच्चे की वॉल्केनो में ज़्यादा इंटरेस्ट है साइंस क्लास से ज़्यादा, लेकिन डैन को वॉल्केनोस में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद डैन के मोबाइल में एक मैसेज आता है कि उसे चुना गया है फ्यूचर वॉर में जाने के लिए। इसके बाद डैन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मिलिट्री बेस में चला जाता है फ्यूचर वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहां पर उसे एक चेयर में बिठा दिया जाता है शर्टलेस होकर और उसका हाथ एक मशीन के अंदर डाला जाता है और वो मशीन उसके हाथ में एक ट्रैकिंग डिवाइस को फिट कर देता है। उस ट्रैकिंग डिवाइस से मिलिट्री के लोग डैन को इस दुनिया में कहीं भी ढूंढ सकते हैं और अगर डैन ने उस डिवाइस के साथ कुछ भी छेड़खानी की या फिर उसे उतारने की कोशिश की तो उसे कड़ी सजा होगी और कई सालों की जेल होगी और उसके परिवार से किसी एडल्ट को इस मिशन के लिए चुना जाएगा। और इसी सीन के दौरान हमें ये पता चलता है कि डैन 7 सालों बाद मर जाएगा, लेकिन कैसे वो हमें अभी बताया नहीं जाता, जो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। और उसकी बीवी एक साइकेट्रिस्ट है जो जंग में घायल हुए लोगों की मदद करती है। डैन अपनी बीवी को सब कुछ बताने के बाद उसकी बीवी उसे भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो एक ट्रैकिंग डिवाइस था और वो लोग उसे कहीं भी ढूंढ सकते थे। तो फिर उसकी बीवी उसे उतारने का सजेशन देती है, जिसके लिए डैन अपने फादर के पास जाता है और डैन और उसकी फादर की आपस में बनती नहीं क्योंकि डैन के फादर बचपन में ही डैन और उसकी माँ को अकेले छोड़ के चले गए थे और इसका गुस्सा अपने फादर के ऊपर डैन का अभी भी है। फिर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है जिसकी वजह से डैन के हाथों में लगा वो ट्रैकिंग डिवाइस निकल नहीं पाता। इसके बाद वो वापस अपने घर आता है, अपनी बीवी से कहता है कि वो जाएगा और जंग जीत के आएगा, लेकिन ये बात वो खुद अपनी बेटी को जब कहता है तो उसकी बेटी रोने लगती है। लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर डैन मिलिट्री बेस चला जाता है। इस मिलिट्री बेस में डैन और जितने भी लोग फ्यूचर के जंग में जाने वाले थे उन्हें ये समझाया जाता है कि उनके हाथों में जो आर्म बैंड या फिर टाइम बैंड लगा हुआ है उसकी मदद से वो लोग अगर कहीं भी फंस जाते हैं तो उन्हें वहां से वापस पास्ट में लाया जा सकता है अगर टाइम बैंड उनके हाथों में लगा रहा तो। इस दौरान डैन चार्ली से मिलता है जो कि अर्थ एनवायरनमेंट को लेकर एक साइंटिस्ट है, लेडी से मिलता है जिसका नाम नोरा है, डोरियन से मिलता है जो तीसरी बार इस जंग में हिस्सा ले रहा है। इसके बाद एक छोटी सी मीटिंग होती है जहाँ पर उन्हें समझाया जाता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, टाइम मशीन कैसे काम करता है। तो उनमें से एक लेडी पूछती है कि वो लोग जंग के पहले ही जाकर इस जंग को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। इसका जवाब होता है कि टाइम मशीन ऐसे काम नहीं करता। समय का प्रभाव एक नदी की तरह है जो एक दिशा में बढ़ते जाता है और टाइम जंप उस नदी का एक पुल है जो टाइम के इस छोर तक दूसरे छोर में जाने के लिए मदद करता है। लेकिन लिमिटेड टाइम और रिसोर्समैन की वजह से वो लोग इस मशीन को अच्छी तरीके से बना नहीं पाए, जिसकी वजह से वो लोग एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में ही टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद उन लोगों को 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक होता है डी फोर्स, दूसरा होता है आर फोर्स। डैन, चार्ली, वो लेडी और डोरियन आर फोर्स में जाते हैं। फिर अचानक अलार्म बजता है जहां हमें पता चलता है कि डैन और बाकी सभी को 7 दिन बाद की जगह अभी उस जंग में जाना होगा। इसके बाद सभी को वार्म होल के थ्रू टाइम ट्रैवलिंग करवाया जाता है और इस प्रोसेस के बीच कुछ इश्यूज आने की वजह से वार्म होल की दूसरी तरफ का दरवाजा कहीं और ही ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से सभी के सभी फ्यूचर वाले टाइमलाइन में आसमान से गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन डैन, चार्ली, डोरियन और उस लेडी और कुछ लोग एक बिल्डिंग के पूल में गिरने की वजह से बच जाते हैं। उसके बाद उस फ्यूचर टाइमलाइन के मिलिट्री के लोग उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें अपना एक मिशन समझाते हैं। उनके बिल्डिंग के पास की बिल्डिंग एक रिसर्च बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में कुछ साइंटिस्ट फंसे हुए हैं
उन लोगों को एलियन से बचते हुए उस बिल्डिंग में जाकर उन साइंटिस्ट को बचाना है। ये एक रेस्क्यू मिशन है और क्योंकि इस शहर में चारों तरफ एलियंस फैल चुके हैं तो बहुत जल्दी इस शहर में बॉम्ब गिराया जाएगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर ही खत्म हो जाएगा। तो उनके पास बस कुछ ही समय है। इसके बाद हमें पूरे शहर का नज़ारा दिखाया जाता है जो कि ज़रा भी अच्छा नहीं है, और हमें उन एलियंस को भी दिखाया जाता है जिन्हें इस मूवी में व्हाइट स्पाइक्स कहा गया है, जो एक एक करके हर जिंदा चीज़ को खा रहे हैं। इसके बाद सुबह का वक्त दिखाया जाता है जिसमें डैन और उसकी टीम एलियन से बचते हुए उस रिसर्च लैब में जाते हैं अपना रेस्क्यू मिशन कंप्लीट करने के लिए। और उस बिल्डिंग में पहुंचते ही जहां बाहर 2 लोग व्हाइट स्पाइक्स के ऊपर नज़र रखते हैं और बाकी सब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं उन साइंटिस्ट को बचाने के लिए। लेकिन बिल्डिंग के अंदर जाते ही उन लोगों को उन साइंटिस्ट की लाश मिलती है जिसे एलियंस ने मार दिया। इसके बाद उन लोगों को मिलिट्री बेस से बताया जाता है कि अगर वहाँ पर कोई लाश है तो उसको खाने के लिए व्हाइट स्पाइक्स दोबारा वापस आएंगे। तो उन लोगों को जल्दी से जल्दी लैब में जाकर रिसर्च का सारा डेटा वहाँ से लेकर आना है। इसके बाद वो लोग लैब की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन लोगों को वो सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बाहर दोनों लोगों को व्हाइट स्पाइक्स अंदर आते हुए दिख जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग भी अब बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं उन लोगों को खबर करने के लिए। इसके बाद वो लोग बिल्डिंग के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से वो लोग जब सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तब सब कुछ सुनसान हो जाता है और तभी हमें वो एलियन नजर आता है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा एक्शन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एलियन एक एक करके सारे इंसानों को मार रहा है। फिर किसी तरह वो लोग बिल्डिंग से बाहर आते ही मिलिट्री के लोग उन्हें बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन एलियंस उन मिलिट्री के लोगों को भी वहाँ पर मार देते हैं। इसके बाद एक काफ़ी अच्छा एक्शन सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है और फिर आसमान से बॉम्ब गिराया जाता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। लेकिन डैन, चार्ली, डोरियन और कुछ लोग ही जिंदा बच पाते हैं और उस रिसर्च डेटा को डैन एकदम सिक्योरिटी के साथ मिलिट्री बेस में वापस लाता है। इसके बाद डैन की आंख एक मिलिट्री के टेंट में खुलती है जहाँ पर उसे ये रियलाइज होता है कि उसे अब बचा लिया गया है मिलिट्री के द्वारा और चार्ली और डोरियन भी अब बिल्कुल सेफ है, लेकिन बाकी सारे लोग मर चुके हैं। जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि आखिर क्यों डोरियन बार बार इस जंग में हिस्सा लेता है, क्योंकि उसे कैंसर है और कुछ ही महीनों बाद उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए वो अपनी जिंदगी अपने तरीकों से जीना चाहता है और अपने तरीके से मरना चाहता है। इसके बाद डैन इस पूरे मिलिट्री की हेड कर्नल फॉस्टर से मिलता है जो कि असल में डैन की ही बेटी है फ्यूचर वाला टाइमलाइन में, जिसे देखकर डैन थोड़ा सा शॉक में आ जाता है। जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिलिट्री के हेड होने के साथ साथ वो एक साइंटिस्ट भी है, लेकिन अब वो अपने फादर से उतना प्यार नहीं करती जितना वो अपने बचपन में करती थी। इसके बाद म्यूरी अपने फादर को कुछ दिखाने के लिए अंदर ले जाती है। फिर म्यूरी डैन को समझाती है कि उन लोगों को एक मादा एलियन चाहिए ताकि वो लोग उस मादा एलियन की बायो मैकेनिज्म को समझ सके कि आखिर क्यों पिछले मिशन के दौरान उन लोगों का जहर मादा के ऊपर काम नहीं किया, जबकि सारे के सारे नर उस जहर से मर चुके थे। इसी के साथ उन सभी को अपना अगला मिशन समझाया जाता है कि उन सभी को एक मादा को जिंदा पकड़ के लाना है, जिस मिशन में डैन भी अब शामिल है। फिर वो सभी मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर रास्ते में ही हमें ये पता चलता है कि ये एलियंस सैटेलाइट्स को चकमा देकर यहाँ पर आए हैं और आहिस्ते आहिस्ते 3 सालों के अंदर पूरी धरती पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसी जर्नी के दौरान डैन अपनी बेटी से अपनी मौत के बारे में जानना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी उसकी मौत के बारे में उसे नहीं बताती। इसके बाद वो सभी उस मादा एलियन के ठिकाने में पहुंचते हैं, जहां पर काफी कोशिशों के बाद भी वो सभी मादा एलियन को पकड़ नहीं पाते। इसके बाद डैन की नजर जाती है कि उस मादा एलियन को बचाने के लिए बहुत सारे नर उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन एलियंस में से एक नर एलियन बस वहां पर पहुंचने वाला होता है कि डैन उस एलियन पे हमला करके उस एलियन को खत्म कर देता है और खुद मादा एलियन के ठिकाने में पहुंच जाता है, जहाँ पर डैन की मदद से वो सभी मादा एलियन को पकड़ लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन डैन और म्यूरी वहाँ से निकल नहीं पाते। इसी वजह से वो लोग एक मिलिट्री कार को लेकर वहाँ से एलियन से बचते हुए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक बीच में जाके पहुँचते हैं। और यहाँ पर हमें डैन और म्यूरी की कॉन्वर्सेशन के दौरान पता चलता है कि आखिर क्यों म्यूरी अब अपने पिता से उतना प्यार नहीं करती और कैसे डैन की मौत हुई। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डैन जब म्यूरी छोटी थी उसे छोड़कर चला गया था और 7 सालों बाद एक कार एक्सीडेंट में डैन की मौत हो गई। ये सुनकर डैन निराश होकर मिलिट्री के मेन बेस में पहुंचता है, जो कि एक समुंदर के बीचों
बीच है और यही से ही टाइम ट्रेवल काम करता है। इसके बाद उस मादा एलियन को कई सारे चेन से बांध कर उसके ऊपर कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, जहाँ पर म्यूरी एक साइंटिस्ट होने की वजह से एक तरह का टॉक्सिन बनाने की कोशिश करती है जो मादा एलियन के साथ साथ नर एलियन को भी मार सके, लेकिन हर बार म्यूरी नाकामयाब हो रही थी। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर म्यूरी अभी तक कोशिश करे जा रही है कि किसी तरीके से वो बस उस टॉक्सिन को बना ले, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी वजह से नाकामयाब हो ही रही थी। इसके बाद डैन उसके पास आता है, उसे मदद करने के लिए कहता है, लेकिन म्यूरी उसकी मदद लेने से मना कर देती है। इसके बाद डैन म्यूरी से पूछता है कि आखिर क्यों उसे इस मिशन के लिए बुलाया गया है, क्योंकि म्यूरी जब डैन से पहली बार मिली थी तब उसे बताती है कि उसे किसी खास मकसद की वजह से इस मिशन के लिए बुलाया गया है। तो अब डैन को जानना है आखिर वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से डैन को इस मिशन के लिए बुलाया गया है। तो म्यूरी डैन को समझाती है कि वो जिस टॉक्सिन को बना रही है उस टॉक्सिन को लेकर डैन अपने टाइमलाइन में जाए और अपने साधनों का इस्तेमाल करके और ऐसे ही टॉक्सिन्स को बनाए और जंग को शुरू होने से पहले ही एलियंस को मारकर इस जंग को ख़त्म कर दे। जो प्लान काफ़ी अच्छा है, लेकिन डैन इसको करना नहीं चाहता क्योंकि इसकी वजह से उसे अपनी बेटी को मौत के मुंह में ढकेल कर अपने फ्यूचर को बचाने का मौका मिल रहा था, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन क्योंकि पास्ट को बदलने से फ्यूचर भी बदलेगा, इसकी वजह से डैन भी इस चीज़ के लिए अब हाँ कर देता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि वो म्यूरी का साथ आखिर तक नहीं छोड़ेगा। और तभी म्यूरी उस टॉक्सिन को बनाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद अचानक मादा एलियन ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और हमें ये दिखाया जाता है कि चारों तरफ से एलियंस ने उस मिलिट्री बेस में हमला कर दिया है और डैन को किसी तरीके से बचकर यहाँ से निकलना है उस टॉक्सिन को लेकर। फिर हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाया जाता है और इसी फाइट के दौरान एक एलियन म्यूरी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से म्यूरी घायल हो जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन डैन भी उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता। फिर अचानक मादा एलियन म्यूरी को अपने साथ पानी में खींच लेता है और म्यूरी को बचाने के लिए डैन भी कूद पड़ता है, लेकिन उसी वक्त डैन अपने टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हो जाता है अपने साथ उस टॉक्सिन को लेकर। इसके बाद डैन की आँख खुलती है प्रेजेंट टाइमलाइन में और डैन मिलिट्री के लोगों को कहता है कि वो लोग इस जहर को बड़े मात्रा में बनाएं और जंग को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे, लेकिन टाइम मशीन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से अब टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अब वो जंग हार चुके हैं। मतलब अब डैन के पास उस एलियन को खत्म करने का हथियार तो है, लेकिन अब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी बात से वो निराश होकर अपने घर आता है। फिर रात के वक्त डैन और उसकी बीवी आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्यूचर में, लेकिन वो उसे सब कुछ नहीं बताता, जैसे कि उसकी बेटी की मौत उसके आंखों के सामने हुई और वो 7 सालों बाद मरने वाला है। लेकिन डैन अपनी बीवी को ये बताता है कि वो फ्यूचर में अपनी बेटी से मिली है, जो कि एक मिलिट्री हेड है और एक साइंटिस्ट भी, और वो दुनिया बचाने वाली थी, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो लोग अब दोबारा फ्यूचर में जाकर जंग को नहीं जीत सकते। फिर डैन की बीवी ये सजेशन देती है कि क्या पता जिस साल एलियंस ने हमला किया शायद उससे पहले ही वो एलियंस इस धरती पे आए हो और हमें पता नहीं हो, बस अब उन्हें उस समय का पता लगाना है। और ये सुन के डैन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो निकल पड़ता है अपनी टीम बनाने के लिए, जहाँ पर वो डोरियन के पास जाता है जिसके पास एलियंस का एक नाखून होता है निशाने के तौर पर। फिर ये दोनों उस नाखून को लेकर चार्ली के पास जाता है और फिर उस नाखून को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उस एलियन की नाखून में ज्वालामुखी की राख है, लेकिन एलियंस ने पहला हमला रशिया में किया था और वो ज्वालामुखी की राख चाइना से है। लेकिन डैन को अब ये समझ नहीं आता कि आखिर चीनी ज्वालामुखी की राख उत्तरी रशिया में कैसे पहुंची, क्योंकि एलियंस का पहला हमला रशिया में ही हुआ था। तो इसी बात का पता लगाने के लिए वो लोग जाते एक वोल्केनो एक्सपर्ट के पास, जो डैन का ही एक स्टूडेंट है। फिर उस स्टूडेंट से मिलने के बाद वो स्टूडेंट उन्हें समझाता है कि आखिर कैसे चीनी ज्वालामुखी की राख उत्तरी रशिया में पहुंची, लेकिन ये पॉसिबल है मिलेनियम इरप्शन की वजह से। तो अब ये मिलेनियम इरप्शन आखिर है क्या? चाइना और कोरिया के बीच मौजूद चैंगबाई वोल्केनो लगभग 946 एडी में हजारों परमाणु बॉम्ब की ताकत से फटा था और उसकी राख आधी दुनिया में फैल गई थी और वो राख अभी भी कहीं बर्फ में दफन है। तो अब उन्हें ये पता लगाना है कि आखिर वो बर्फ वाला इलाका आखिर है कौन सा, जो कि उस स्टूडेंट के लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, जो कि अपने लैपटॉप को लेकर पता लगा लेता है कि रशिया की सबसे बड़ी ग्लेशियर ही वो जगह है। इसका मतलब वो एलियंस बहुत सालों से उस ग्लेशियर के बर्फ में दबे हुए हैं। इसका मतलब वो एलियंस 946 एडी में इस धरती पे आए थे, लेकिन उस ज्वालामुखी के फटने की वजह से वो किसी तरीके से उस बर्फ में दफन हो गए और फ्यूचर में जब वो ग्लेशियर पिघल जाता है तब वो एलियंस वहाँ से बाहर निकल
निकल के पूरी दुनिया में हमला कर देता है। इसी वजह से किसी भी रूसी सैटेलाइट में एलियन स्पेसशिप को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, क्योंकि एलियंस फ्यूचर में कहीं बाहर से इस धरती पे नहीं आए थे, बल्कि हजारों सालों पहले से ही इस धरती में थे। अब वो सब सरकार के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन सरकार मना कर देता है पब्लिक प्रेशर की वजह से। इसके बाद डैन अपने फादर के पास जाता है मदद मांगने के लिए, और गैर कानूनी तरीके से वो सारे जहर को लेकर वो लोग रशिया में एंटर करते हैं। फिर वो सब लोग उस ग्लेशियर वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ पर कुछ देर आगे जाने के बाद उन्हें उस जगह का पता चल जाता है। फिर वो लोग नीचे जाने के बाद कुछ देर आगे बढ़ते हैं और उन्हें दिखता है एक बहुत बड़ा स्पेसशिप जो कई सालों से इस बर्फ में जम कर ऐसे ही फंसा हुआ है। इसके बाद वो लोग उस एलियन स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। फिर स्पेसशिप के अंदर जाने के बाद उन लोगों को एक अलग तरीके का एलियन देखने को मिलता है, जो कि व्हाइट स्पाइक्स तो बिल्कुल भी नहीं था। इस एलियन की इंसानों की तरह ही हाथ थे और जिसका फेस मुझे इजिप्शियन गॉड एनुबिस की तरह लग रहा था, और देखने से यही लगता है कि यही इजिप्शियन गॉड्स इन एलियंस को धरती पे ला रहे थे। फिर हमें कुछ देर बाद ये पता चलता है कि आखिर ये व्हाइट स्पाइक्स एक तरीके का बायोलॉजिकल वेपन थे, जो इजिप्शियन गॉड्स इन एलियंस को इस धरती पे लाने वाले थे, शायद इंसानियत को मिटाने के लिए। लेकिन गलती से वो लोग धरती पर क्रैश हो गए, इस ग्लेशियर के बर्फ में जमकर फंस गए। फिर उन लोगों को व्हाइट स्पाइक्स के ठिकाना मिल जाता है और जहर से आधे व्हाइट स्पाइक्स को वहीं पर ही खत्म कर देते हैं। लेकिन उसी बीच मादा एलियन और बाकी सारे एलियन वहाँ से भाग जाते हैं और काफी ज्यादा एक्शन होता है, और कोई चारा ना होने की वजह से उन लोगों को उस जगह को पूरी तरीके से उड़ा देने का ही फैसला लेना पड़ता है, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग मर जाते हैं और सिर्फ चार्ली, डैन और उसके फादर ही बच जाते हैं। लेकिन एक एलियन वहाँ से भाग जाता है। फिर वो सभी उस भागे हुए एलियन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर डैन और उसके फादर दोनों ही टीम वर्क से उस आखिरी बचे एलियन को भी मार देते हैं। इसके बाद वो सभी वापस आते हैं, अपने एक नई लाइफ को शुरुआत करते हैं, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी एक्शन एंटरटेनर मूवी है, जिसमें आपको भर भर के एक्शन मिलेगा और स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बार तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आपको ये मूवी फुल HD हिंदी में देखनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे DM कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।